यादों का कैनवस। गरीब लोगन की खोपड़ी जब फिर जाए ना बाबूजी, तब जान लियो कि खतरे का टेम आएगा। उनका अंदाज़े बयां, ये डायलॉग डिलीवरी, उनके बोलने का लहजा ही देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता था। रूप देखता है, रूप। सुखी लाला की जुबानी राधा रानी पुकारना और इसे अपने लहजे से पॉपुलर बनाना, अपनी इसी फन से, इसी कला से वो दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। राधा रानी के चरण और लाला का घर, धन्य भाग, धन्य भाग। बात कन्हैया लाल की। हिंदुस्तानी सिनेमा के एक बेहतरीन अभिनेता, लेखक, गीतकार और निर्देशक थे। आप मुझे नहीं जानते? जी नहीं, कोई बात नहीं, जान जाएंगे, जान जाएंगे। जिन्होंने अपने करियर के लगभग 45 सालों में 105 फिल्मों से जायद फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अदाकारी से हर एक के ज़हनो दिल में घर कर लिया। हाँ, वही दिग्गज अभिनेता कन्हैया लाल, जो घिनौने साहूकार की भूमिका निभाते थे या एक बूढ़े कोड़ी के किरदार में नजर आते थे और एक असहाय हीरोइन को झपटने के फिराक में रहते थे। बेबस लाचार हीरो पर अपना शिकंजा कसता था। अरे बेशरम, मुंह काला करके गांव के चौक पे बैठ जाना। और आम जनता को अपनी लालच में लपेटते हुए उन्हें भी अपना शिकार बनाता था। आपका सूट देते देते तो मैं बूढ़ा हो गया। कन्हैया लाल का जन्म यानी पैदाइश 1910 में बनारस यानी वाराणसी में सनातन धर्म नाटक समाज नामक एक लोकल थिएटर ग्रुप के मालिक पंडित भैरव दत्त चौबे के घर हुआ था। कन्हैया लाल के पिता भैरव दत्त एक थिएटर कंपनी चलाते तो जरूर थे, लेकिन वो अपने बेटों के किसी भी थिएटर में काम करने के सख्त खिलाफ थे। करने कराने वाला भगवान है सरकार, मैं तो केवल बहाना हूँ। कन्हैया लाल का शौक बचपन से ही कला और साहित्य के साथ था। वो महज चौथी क्लास तक पढ़े थे, पर ज्ञान और वाकफियत हर चीज की रखते थे। उनके अंदर न सिर्फ लेखक और हिदायतकार मौजूद था, बल्कि एक शायर भी बसा था। इसीलिए अपने शुरुआती दिनों में बतौर स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी काम किया। खैर, अपने पिता की मजम्मत और मनाही के बावजूद भी कन्हैया लाल ने कला का दामन पकड़े रखा और आखिरकार उन्होंने अपने पिता के फैसले का विरोध कर बगावत कर डाली और नाटक मंडली के ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने महज 16-17 साल की उम्र से ही अलग अलग थिएटर ग्रुप्स में स्क्रिप्ट लिखना और छोटे मोटे किरदार करना भी शुरू कर दिया था। सब सही चल रहा था। ऐसे में वक्त ने करवट ली और उनके पिता का इंतकाल हुआ। पिता की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने नाटक समाज को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ न लगी। तो ऐसे में उन्होंने शटर गिरा दिए और बड़े भाई संकटा प्रसाद ने मुंबई की तरफ रुख किया ताकि फिल्मों में किस्मत आजमा सके। कन्हैया लाल भी कुछ अरसा गुजरने के बाद मुंबई की तरफ रवाना हुए। बड़े भाई संकटा प्रसाद चतुर्वेदी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही एक मिसाल अब कायम कर दी थी और एक अभिनेता के रूप में पहचान भी बनानी शुरू कर ली थी। यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि कन्हैया लाल अभिनय के इरादे से एक एक्टर बनने के गर्ज से मुंबई नहीं आए थे। वो लेखक और डायरेक्टर बनने के इरादे से मुंबई आए, क्योंकि उन्हें नाटकों का शौक था और वो मंच पर जगह पाने के लिए ही मुंबई आए थे। उन्होंने कई नाटक लिखे थे। वे एक्टिंग के बजाय लिखना और निर्देशन करना चाहते थे। अब कन्हैया लाल ने भी मुंबई में फिल्मी करियर की तलाश करने का फैसला पक्का कर लिया। उन्होंने मुंबई में अपना लिखा नाटक 15 अगस्त भी स्टेज किया, लेकिन ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में उन्होंने हार मान ली और आत्मसमर्पण करते हुए लेखक और निर्देशक बनने के ख्याल को एक तरफा करते हुए सागर मूवी टोन प्रोडक्शन हाउस में एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के रूप में काम करना शुरू किया। फिल्म थी 1937 की सागर के शेर। पर अगर उनके एक्टिंग की बात करें तो सही मायनों में उनका एक्टिंग डेब्यू 1938 की फिल्म झूल बदन से हुआ, जिसमें उस दौर के मशहूर एक्टर सबिता देवी और मोतीलाल अहम भूमिकाओं में थे। ये किरदार भी उन्हें लग पहचान सी मिला। दरअसल हुआ यूं कि जिस तयशुदा एक्टर को फिल्म में एक्टर मोतीलाल के बाप का किरदार निभाना था, वो उस दिन स्टूडियो ही नहीं पहुंचे। नतीजा ये निकला कि फिल्म के निर्देशक सर्वोत्तम बदामी ने कन्हैया लाल को डायलॉग्स पढ़ने को कहा। अब कन्हैया लाल को डर लग रहा था कि वहाँ मौजूद लोग जिस निगाह से मुझे देख रहे हैं, लगता है वो मुझ पर हंसने वाले हैं। क्योंकि वो अंदर से शायर था, उन्होंने शायराना तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर दी, जो डायरेक्टर सर्वोत्तम बदामी को बेहद पसंद आया। बाद उसके सागर मूवी टोन्स की एक और फिल्म साधना में उन्होंने हीरो के दादा का किरदार निभाया और इसी रोल को कन्हैया लाल अपने करियर का पहला बड़ा रोल समझते थे।
यहाँ ये कहना भी वजह होगा कि फिल्म के लिए उन्होंने डायलॉग्स और गाने भी लिखे थे। बहरहाल कैरेक्टर रोल्स तो वो निभाते गए, पर जिसकी बदौलत कन्हैयालाल को भारतीय सिनेमा पर छा जाना था वो अभी बाकी था, और वो था बतौर विलन पर्दे पर आना। अब वो वक्त भी आया। बतौर विलन जो पहला रोल उन्हें मिला वो था बांके का रोल, निर्देशक महबूब खान की 1939 की फिल्म एक ही रास्ता में। उस वक्त बांके के रूप में एक महत्वहीन किरदार मिलना कोई मामूली बात नहीं थी, और बस ऐसे में कन्हैयालाल की जिंदगी ने रुख मोड़ लिया। अब एज एन एक्टर उन्हें पहचान मिलनी भी शुरू हुई, पर अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अफसोस था, वो बड़े मायूस थे कि उन्हें कोई फिल्म डायरेक्ट करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। उनकी यही मायूसी उन्हें वापस अपने होम टाउन वाराणसी ले आई, पर फिर से मुंबई उन्हें खींच लाई। उन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ा क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई को असिस्ट करना था, जो सागर मूवी टोन्स के इंचार्ज चिमनलाल देसाई के बेटे थे। फिल्म का नाम था संस्कार, जो 1940 में रिलीज हुई। कन्हैयालाल ने फिल्म के डायलॉग्स दोबारा लिखे, इन्हें रीराइट किया, साथ में फिल्म के गाने भी खुद ही कलमबद्ध किए। 1940 में इसी बीच उन्होंने फिल्म सिविल मैरिज के लिए भी डायलॉग्स लिखे, पर जिस कामयाबी की उन्हें उम्मीदें थी वो कामयाबी उन्हें हाथ नहीं लगी थी। खैर, उम्मीद की इसी कश्मकश के बीच एक साल के अंदर ही कन्हैयालाल को फिल्म मेकर महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म 1940 की औरत में साहूकार सुखी लाला का किरदार निभाने का बड़ा मौका मिला, जो कामयाबी की सीढ़ी की तरफ एक बड़ा इशारा था। चंद्रमा की समान मेरे अंधेरे घर में उजाला कर दिया है। हमने आधा सपना तो सच्चा कर दिया। यहाँ ये कहना भी लाजमी है कि जब सागर मूवी टोन्स प्रोडक्शन कंपनी के साथ कन्हैयालाल औरत फिल्म कर रहे थे तो लोग उन्हें बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ही समझते थे। सेट्स पर शूटिंग के दौरान इनके लिए ना कोई मेकअप मैन इनका मेकअप करने के लिए अवेलेबल था, ना ही तैयार। वो सब तो मुख्य पात्रों के लिए मसरूफ रहते थे, कन्हैयालाल पर किसी का ध्यान ही नहीं था। ये मंजर देख कन्हैयालाल निराश हुए। उनके दिल पर बात लगी और हौसला करके उन्होंने सागर मूवी टोन्स के साथ काम कर रहे कैमरामैन फरीदुन ईरानी से साहस जुटाकर ये बात कह डाली कि फरीदुन साहब, इस प्रोडक्शन में मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं सच में एक्स्ट्रा ही हूँ। मुझे मेकअप करने के लिए कोई मेकअप मैन तैयार ही नहीं। तो फरीदुन ईरानी ने भी शांति से कहा, चिंता न करें कन्हैयालाल, आप जैसे हैं वैसे ही दिखें, मैं बिना मेकअप के ही आपको फोटोग्राफ करूंगा। और ऐसे में कन्हैयालाल के मेकअप के रूप में महज मूंछें शामिल थी, और इन्हीं मूंछों ने इनके किरदारों में जान डाल दी। कन्हैयालाल शुरुआत से ही इस बात को मानते आए कि एक एक्टर को भले ही कुछ मत दो, पर बेहतर डायलॉग जरूर दो। एक एक्टर को दी जाने वाली लाइंस में जान होनी चाहिए, और उन्हें हमेशा से अच्छे डायलॉग्स ही मिले। इसका श्रेय उन्होंने राइटर वजाहत मिर्जा को दिया। कन्हैयालाल अच्छे डायलॉग्स की वजह से और अपने अंदाजे बयां से हर किरदार में छाते गए। शेर सिंह, ये अधूरी माल है, मैं पूरी करूंगा, मैं ठीक करूंगा इसे। कन्हैयालाल ने सिनेमा जगत में महबूब खान की फिल्म औरत से इनकलाब लाया। इस फिल्म में उनका किरदार सुखी लाला भी गजब था और डायलॉग्स भी कमाल थे। बाकी काम के प्रति उनकी लगन और मेहनत का तो जवाब ही न था। इसका सबूत है फिल्म का एक सीन जिसमें शूटिंग के दौरान घर सुखी लाला पर गिर जाता है। कन्हैयालाल को चोट लग जाती है, शूटिंग रोक दी जाती है, डॉक्टर को फौरन सेट्स पर बुलाया जाता है, पर कन्हैयालाल महबूब खान साहब से कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन महबूब साहब, डॉक्टर्स को फिलहाल बुलाने की जरूरत नहीं है, हम बल्कि बाकी शूटिंग खत्म कर देते हैं। शूटिंग खत्म करने के बाद आखिरकार जब वो सेट से बाहर आते हैं तो डॉक्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। फिल्म औरत में महबूब खान साहब की वाइफ बेगम सरदार अख्तर भी अहम रोल में थी। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली भी मनाई। यहाँ ये कहना भी मुनासिब होगा कि जब फिल्म मेकर महबूब खान साहब ने औरत दोबारा बनाई मदर इंडिया के नाम से ठीक 17 साल बाद 1957 में, तो केवल कन्हैयालाल ने ही अपनी भूमिका दोहराई। मतलब हिंदी सिनेमा में पहली बार महज कन्हैयालाल जैसे अभिनेता ने 17 साल बाद उसी किरदार यानी सुखी लाला को फिर से निभाया और पर्दे पर दोबारा जिया और इसे यादगार बनाया। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया के अहम किरदार सुखी लाला को अमर बनाने वाले कन्हैयालाल को सिनी प्रेमी कभी नहीं भुला सकते।
जिस तरह से फिल्म हम 5 के एक सीन में उन्हें को एक्टर्स हाथों में उठाते हुए ये कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वैसे ही भले ही उन्होंने कितने भी खलनायक वाले नेगेटिव शेड्स वाले किरदार निभाए हों, पर उन्हें उनके चहेतों ने, उनके दोस्तों ने हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया। अपने कंटेम्पररीज में उन्हें एक्टर जीवन के साथ गहरी दोस्ती रही। इस बारे में कन्हैया लाल की बेटी हेमा सिंह ने भी कुछ जानकारी हमारे साथ साझा की। आइए सुने। कई लोग हैं मतलब उनके दौर के, जो भी देखा जाए तो सभी के साथ, मतलब ओम प्रकाश जी थे, मोतीलाल जी उनके बहुत गहरे मित्र थे और दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते थे। शिवराज जी थे, निरंजन शर्मा जी थे और जीवन जी थे, तिवारी जी थे, राज कपूर जी खुद बाबूजी के पैर छूते थे। कन्हैया लाल के किरदारों की बात करें तो अपने करियर के शुरुआती दौर में कन्हैया लाल ने किरदारों को लेकर नित नए तजुर्बे किए। 1941 की महबूब खां की फिल्म बहन में उन्होंने एक अच्छे स्वभाव वाले जेब कतरे की भूमिका निभाई थी। नेशनल स्टूडियोज की फिल्म राधिका में जो 1941 में प्रदर्शित हुई, कन्हैया लाल ने एक मंदिर के पुजारी की भूमिका निभाई थी। और 1944 की लाल हवेली में जो KB लाल ने ही डायरेक्ट की थी, में कन्हैया लाल ने एक पंडित की हास्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के डायलॉग भी काफी मकबूल रहे। लाल हवेली के फल अरे गहरे खाएं तो इसमें ठाकुर बेचारे क्या कर सकते हैं और ये पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी क्या कर सकते हैं। 1961 की फिल्म गंगा जमुना में कन्हैया लाल ने एक मुनीम के रूप में फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया। अरे बिलवा, घोड़ा तैयार रख, कल रामताल जा रहे हैं तुम्हारे बाप हरी बाबू। इतना ही नहीं, महेश कौल की 1962 की फिल्म सौतेला भाई में भी अदाकारी का लाजवाब मुजाहरा करके चमक उठे कन्हैया लाल। पर हाँ, ये अलग बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। ऐसे लड़का होनहार है, जहीन है, सब कुछ है, लेकिन एक तो कच्ची उम्र, फिर कलकत्ता शहर। साल 1962 की ही और एक फिल्म गृहस्थी में उन्होंने एक स्टेशन मास्टर की भूमिका निभाई थी। ये किरदार कन्हैया लाल को बजाते खुद अपने पसंदीदा किरदारों में से एक रहा। कन्हैया लाल की बेटी कन्हैया लाल की पसंदीदा फिल्मों की बात करते हुए कहती हैं, सबसे पहले तो मेरी सूरत तेरी आंखें, साधना, देवदास, उसके बाद फिर मदर इंडिया तो ऑफ कोर्स है ही, गंगा जमुना वाज अ वेरी गुड फिल्म, एंड देन वी हैव धरती कहे पुकार के, देन वी हैव सत्यम शिवम सुंदरम में तो उन्होंने लाजवाब एक्टिंग करी। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ द डेथ सीन, जब वो जीनत अमान आती है दौड़ के और बाबा बाबा चिल्लाती है। कन्हैया लाल की कुछ और फिल्मों की बात करें तो अपने संकट मोचक खड़ूस मैनेजर के रूप में 1967 की फिल्म पुकार और राम और शाम, 1969 की 3 बहुरानियां और धरती कहे पुकार के, 1970 की गोपी जीवन और मृत्यु, 1972 की दुश्मन और अपना देश के अलावा हीरा, दोस्त जैसी फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी सिनेमा में कन्हैया लाल ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। अपनी जीत के झंडे गाड़ते हुए कई सालों तक अपनी फतेह का सिलसिला जारी रखा कुछ और फिल्मों में, जिनमें 1978 की फिल्में पलकों की छाव में और करम योगी, 1979 की जनता हवालदार और 1982 की हथकड़ी भी काबिले जिक्र है। जय जय राम जी की। बस हुक्म कीजिए लाला जी। क्या हुक्म करूं चरणदास, तुम तो खुद समझदार हो और जो खुद दुखी है वो दूसरे का दुख समझ ही लेता है। माना कि कन्हैया लाल को सिर्फ एक विलेन के रूप में देखा गया और इसी रूप में उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। हालांकि वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे, हर तरह का किरदार निभाने की क्षमता रखते थे और उन्होंने पर्दे पर मुख्तलिफ किरदार निभाए भी हैं। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया लाल के चहेतों को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती है जब कन्हैया लाल को सिर्फ खलनायक के तौर पर देखा जाता है। उनकी बेटी हेमा सिंह को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उनके वालिद साहब कन्हैया लाल को सिर्फ एज ए विलेन ही तय किया जाता है या पुकारा जाता है। एक बेटी होने के नाते जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो अपनी राय जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, बाबूजी सिर्फ एक विलेन नहीं थे, ही वॉज एक अच्छे परफॉर्मर थे, ही वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर जिनके साथ कोई भी उनको रोल दिया जाए, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कॉमेडी हो, चाहे सिंपल हो, चाहे बाप का हो, चाहे स्टेशन मास्टर का हो, चाहे वो मुनीम का हो या फिर कोई लैंडलॉर्ड का हो, या जितने भी किरदार होते थे वो उसको इतने
बखूबी निभाते थे। बाबूजी का ये होता था हमेशा कि वो हमेशा स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देते थे। ही वॉज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स द स्क्रिप्ट। जब भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर घर में आते थे तो वो बोलते थे कि बस मुझे आप स्क्रिप्ट बता दीजिए, बाकी मैं खुद ही समझ लूँगा। मदर इंडिया का रोल जो उन्होंने बैड कैरेक्टर को लेके किया है, बाबूजी का जो रोल था वो रोल में उन्होंने वो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम के ऊपर चोट पहुंचाई है और उसके अंदर फिर उसको हिलाने की कोशिश करी, और जो सोसाइटी में प्रचलित था उसमें उस सोसाइटी को फ़ायदा हुआ उससे। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि ऑल्दो ही डिड अ बैड रोल बट ही डिड अ वेरी नोबल डीड फॉर द सोसाइटी एट द सेम टाइम। यहाँ इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि कन्हैया लाल को हमने उनके करियर के शुरुआती दौर से आखिरी आयाम तक फिल्मों में बूढ़े किरदारों के रूप में ही क्यों देखा। जाहिर है उन्हें यंग एज में ही ओल्ड कैरेक्टर्स करने को मिले और वो खुद इस बात को तस्लीम करते थे। किरदारों ने जवानी में ही बूढ़ा कर दिया था, इसीलिए पर्दे पर हमने भी उनकी जवानी नहीं देखी। या नहीं भैया, गर्दन पर से घुमाए के बांध, जरा पक्का काम कर, पक्का काम कर। डकैती करे चले, डाकू बने। अपने गवैये लहजे से जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई, जो पर्दे पर बुरा बनकर भी सबक दे गया। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी से ही जिंदगी का सबक लिया, वही पाठ उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। अपने पिता कन्हैया लाल की शख्सियत बयां करते हुए और उनके दिए दर्स के बारे में बात करते हुए उनकी बेटी कुछ यूं कहती हैं। दौर जो चला है उनके साथ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा है कि बाबूजी एक अलग ही इंसान थे। उन्होंने कभी अपने दुख को जाहिर करने का हमने कोई इंस्टेंस उनकी लाइफ में देखा ही नहीं है। मैंने उनके आँख में कभी आंसू देखे, ना कोई गम देखा। आई कैन से दैट ही वॉज अ फादर, ही वॉज अ प्रोटेक्टर एंड ही वॉज ऑल्सो एजुकेटर। हमारी जो परवरिश हुई है और जो हमको संस्कार दिए गए बचपन से, जिस हिसाब से उन्होंने हमको मॉडर्न ज़िंदगी भी दी और उसके साथ साथ हमारी जो हमारी भारतीय सभ्यता है और जो परिवेश है और जो साहित्य के साथ जोड़ा, कला के साथ जोड़ा, म्यूज़िक के साथ जोड़ा, हर फील्ड में हम लोग को निपुण बनाया। सिनेमा के पर्दे पर इतना क्रूर और जालिम दिखने वाले सुखी लाला अपनी रियल लाइफ यानी निजी जिंदगी में इंसान दोस्ती की मिसाल थे। इतना ही नहीं, इनके अंदर जो कवि और शायर बसा था, उससे न सिर्फ इन्होंने फिल्म जगत से जुड़े लोगों को अपना दीवाना बनाया था, बल्कि इस हुनर से इनके दोस्त भी इनके कायल थे। कन्हैया लाल के कवि होने की बात करते हुए इनकी बेटी हेमा सिंह कुछ यूं कहती हैं। ऐसा था कि बाबूजी जहाँ बैठ जाए तो वो मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते थे, और जो उनकी शायरी करने का अंदाज था, हर इंस्टेंस पे या कोई ऐसा कोई माहौल दिख रहा है तो उस पर वो शायरी उनकी अपने आप ही जैसे वैसे। तो वो दाग थे आपके, और भी बड़े बड़े शायर थे, उनके बहुत करीब थे बाबूजी और बहुत उनको लाइक करते थे। लेकिन जो उनके अंदर की जो भावना होती थी, शायरी या फिर कविता या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता था, जैसे आपके जो डायलॉग्स हैं फिल्म्स के, उनको पूरी छूट दी जाती थी कि अगर उसको इम्प्रोवाइज़ करना है, अगर उसको और कुछ करना है, तो बाबूजी के लिए कोई रोक टोक नहीं होता था कि नहीं आप नहीं कर सकते। बाबूजी को हमेशा फ्री हैंड दिया जाता था कि पंडित जी आप जैसा चाहें बोलिए, करिए, हमको भी हेल्प करिए, गाइड करिए। तो ही वॉज लाइक अ फादर फिगर, ऑल्सो लर्नेड फिगर। कभी उनको पंडित कन्हैया लाल बोला जाता है, या तो लोग कन्हैया लाल जी क्यों नहीं बोलते पंडित कन्हैया लाल, बिकॉज ही वॉज निपुण इन ऑल दीज एक्टिविटीज। कन्हैया लाल ने पहली पत्नी के देहांत यानी इंतकाल के बाद दूसरी शादी भी की थी। बेशक वो संघर्षमय बचपन होने के चलते पढ़ाई नहीं कर पाए, पर अपने 3 बेटे और 4 बेटियों को खूब पढ़ाया और अच्छी परवरिश दी। उनके इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने कन्हैया लाल प्रोडक्शंस भी शुरू किया। बेटी हेमा सिंह ने उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, नाम था कन्हैया लाल, और अब कन्हैया लाल पर बायोग्राफिकल फिल्म भी बनाने जा रही है, जो आने वाले वक्तों में कन्हैया लाल के फैंस के लिए सही मायनों में ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। अरे सच्चे पंडित तो है पंडित कन्हैया लाल चतुर्वेदी, जो संसार को उपदेश देते, समझे। हिंदुस्तानी सिनेमा में भूमिकाओं की एक शताब्दी पूरी करने के बाद साल 1982 में कन्हैया लाल ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कहा और 14 अगस्त 1982 को 72 साल की उम्र में अपने आबाई वतन बनारस में अंतिम सांस ली। कन्हैया लाल की मौत के बारे में उनकी बेटी हेमा सिंह कुछ इस तरह से कहती हैं। His health was deteriorating from the time he lost his son, the eldest son in the family, जो कि किसी वजह से उसकी डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज, एंड वो
चीज़ बाबूजी को तोड़ के रख दिया उस चीज़ को। आफ्टर दैट ही वॉज नॉट द सेम कन्हैया लाल, बट ही वेंट ऑन विद द फ्लो। एक्टिंग तो करनी है, फिल्में तो करनी है, जो भी करना था उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, पूरी ताकत दिखाई और आगे अपनी फिल्मों के साथ उन्होंने बहुत न्याय भी किया। हेल्थ ठीक नहीं थी, फॉर दैट रीज़न आई थिंक ही थॉट कि उनको एक प्री मोशन जैसे आ जाता है ना, कि हो जाता है कि हम मतलब अब ज़्यादा नहीं जीने वाले, तो इसीलिए वो कहे कि हम अब बनारस में हैं तो बनारस की मिट्टी में ही अपने आप को चले जाएं, वहाँ पे हमारा पुश्तैनी मकान भी है। ये तो मेरे सामने की बात है, जब उनकी डेथ हुई है हम लोग सारी फैमिली इकट्ठी थी और बनारस से फिर वो दिल्ली आए हुए थे यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए, और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी काफ़ी कुछ। ही एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ हिज हार्ट अटैक। सच, कन्हैया लाल न सिर्फ अपने चहेतों के दिलों में जिंदा है, बल्कि वो हमेशा अपने किरदारों के रूप में जिंदा रहेंगे। कन्हैया लाल का नाम सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। यादों का कैनवस।